Hello, student. Good morning, all of you, and welcome in the online platform of Viswas Now Sarda Senior Secondary School Bhunna. Student, +1 Political Science का second chapter we have started already, and in the second chapter we have discussed about the some importance of fundamental rights. मौलिक अधिकारों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या उनका महत्व हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि अगर मौलिक अधिकार भारत के संविधान में ना होते तो हम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनके साथ कितनी परेशानियां होती, ये हमने उन दो एग्जाम्पल्स में देखा था। भारत का संविधान जो है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो दूसरे अधिकारों से अलग होते हैं। कानूनी अधिकार अलग हो सकते हैं, सामाजिक अधिकार हो सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों की कुछ विशेष डेफिनेशन होती है क्योंकि ये सभी अधिकार संविधान में लिखित होते हैं और फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल मतलब कि लोगों के जीवन के लिए आधारभूत होते हैं, इसलिए इनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आज हम मौलिक अधिकारों से जुड़े ही कुछ और मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे डिटेल में कि भारत के संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। निम्न 2 स्थितियों पर विचार करें। समता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। समता का मतलब समानता का अधिकार। निम्न 2 स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? यानी कि आपको ये देखना है कि ये जो 2 परिस्थितियां हम पढ़ेंगे इनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आपको कहाँ दिखाई देता है। 2 स्थितियों पर विचार करते हैं। ये काल्पनिक है और ऐसी होती रहती हैं और इनमें से पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि स्वदेश कुमार अपने गांव आया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। गांव में आकर के वो चाय पीने के लिए होटल पे जाते हैं। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्र की जाति जानने के बाद उसका नाम पूछा। जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा, यानी कि स्वदेश कुमार को जो दुकानदार है वो तो जानता था लेकिन उसके साथ जो उसका मित्र था उसको नहीं जानता था, इसलिए उसने नाम पूछा और अपना सरनेम बताने को कहा ताकि उसकी जाति का उसे पता चल जाए। इसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। तो ये सिचुएशन हुई, यानी कि नाम इसलिए उसने पता किया था कि उस दोस्त की जाति क्या है और वो दलित था इसलिए उसको एक अलग कप में चाय दी, स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी। तो ये एक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक मामला हुआ। दूसरी बात करते हैं। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार न पढ़ें। यानी कि टीवी पर जो एंकरिंग करते हैं, जो समाचार पढ़ते हैं, जो हेडलाइंस बताते हैं, वो समाचार पढ़ने के लिए कुछ पैनल होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनमें से केवल 4 लोगों को आदेश दिया गया कि आगे से आप समाचार नहीं पढ़ेंगे, यानी कि स्क्रीन पे आप नहीं आएंगे। ये सभी महिलाएं थी और इन चारों में ज़्यादातर महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी है और इन जब महिलाओं ने पूछा कि हम क्यों नहीं पढ़ सकते तो उनको बताया गया कि आपकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उस अवस्था को कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यानी कि 45 वर्ष से ऊपर वाले 2 पुरुष तो उसमें थे जिनको नहीं हटाया गया न्यूज़पेपर पढ़ने से या जो न्यूज़ पढ़ने से, लेकिन एंकरिंग करने के लिए महिलाओं को हटा दिया गया जिनकी उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी। तो यहाँ पर समानता के अधिकार से संबंधित दोनों मामले हैं। क्या आपको इन मामलों में समानता के अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है? स्पष्ट तौर पे अगर देखें तो दोनों ही मामलों में हमें समानता के अधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है। जब एक ही होटल पर एक साथ 2 दोस्त चाय पी रहे हैं, एक को अलग कप में दी जा रही है, दूसरे को अलग कप में दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? समानता के अधिकार के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है।
दूसरे में जब पुरुष 45 वर्ष से ऊपर वाले न्यूज़ पढ़ सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं पढ़ सकती, एंकरिंग नहीं कर सकती, तो यहाँ पर जेंडर के आधार पे उनसे भेदभाव किया जा रहा है। ऊपर वाले मामले में जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो सीधे तौर पे ये हमारे देश में मौलिक अधिकारों से उल्लंघन के दो मामले हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले हमारे आगे आते रहते हैं, प्रतिदिन दैनिक जीवन में हम देखते हैं। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होती है, लेकिन संविधान ने इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में इन अधिकारों को दर्जा दिया है और संवैधानिक मान्यता दी है। न्यायालय को इनका रक्षक नियुक्त किया है। देखते हैं भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनमें कौन कौन से अधिकार हैं और उन अधिकारों की व्याख्या क्या है। सबसे पहले पहला अधिकार जो भारत के संविधान में है वो समता का अधिकार या समानता का अधिकार जिसको हम कहते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 14 to 18 और उस समानता के अधिकार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये हम आज जानेंगे। तो समानता का अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले उसमें लिखा गया कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब यह होता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे वो किसी भी जाति के, धर्म के, वंश के, अमीर गरीब, चाहे किसी भी पोजीशन पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे आम नागरिक है, कानून सबके साथ समान बर्ताव करेगा। भारत के संविधान में समानता का मतलब यह है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान होंगे। यानी कि अगर कोई ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे वही सजा दी जाएगी जो एक आम नागरिक को दी जाती है। तो यह कानून के समक्ष समानता है। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग समानता के अधिकार में शामिल है। दूसरा है कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून का समान संरक्षण सब नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, अगर उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है तो उनको केवल गरीब या किसी दूसरी श्रेणी का होने के कारण उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून उनको समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। यह भी समानता के अधिकार में शामिल है। तीसरा, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में यह लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उसकी सजा उसे दी जाएगी। इसका मतलब सभी लोग समान हैं। समानता के अधिकार में जाति और धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, कोई संस्थान उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। रोजगार में अवसर की समानता। अब देखिए, समानता के अधिकार में रोजगार में अवसर की समानता होगी, यानी कि सब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हालांकि सरकार उनके लिए योग्यता तय कर सकती है, निर्धारित कर सकती है, और कुछ विशेष वर्गों के लिए सरकार आरक्षण का प्रावधान भी कर सकती है। ये भी मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है कि इन चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी में सब लोगों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। पदवियों का अंत। स्टूडेंट, प्राचीन समय में पदवियां दी जाती थी, उन पदवियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि पदवी जिस व्यक्ति को मिलती थी वो अपने आप को अलग महसूस करता था और समानता नहीं रह पाती थी इससे समाज में। तो समाज में समानता स्थापित करने के लिए पदवियों का अंत कर दिया गया है। अब शैक्षणिक उपाधियों के और सेना की उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि या पदवी नहीं दी जाएगी। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में उपाधियां दी जाती है, डिग्रीज दी जाती है, और सेना में भी डिग्री दी जाती है, लेकिन उन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी को भी कोई पदवी नहीं दी जाएगी। जैसे पहले उपाधियां प्राप्त होती थी, राय बहादुर की उपाधि है या किसी और इसी प्रकार से राजाधिराज की उपाधि है, तो ऐसी उपाधियां नहीं होगी। समाज में पदवियों का अंत कर दिया गया है। छुआछूत की समाप्ति। समानता स्थापित करने के लिए छुआछूत को समाप्त किया गया है। छुआछूत का मतलब होता है कि कोई दलित लोग जो हैं या कोई जिनकी नीची जाति, जिनको कहा जाता है कि ये नीची जाति के लोग हैं, उन नीची जाति के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर आने की इजाज़त नहीं होती, सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने की इजाज़त नहीं होती, मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए नहीं होती क्योंकि छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा था, इसलिए छुआछूत को समाप्त किया गया है समानता के अधिकार के अकॉर्डिंग। तो
स्टूडेंट 14 से 18 तक के जो आर्टिकल हैं उनमें समानता का अधिकार इस प्रकार से वर्णित किया गया है। उसके बाद सेकंड अधिकार हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का भी एक अधिकार है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है भारत के संविधान में, हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा है, हम तीसरा पढ़ रहे हैं। दूसरे अधिकार की वीडियो भी आएगी। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आस्था और प्रार्थना की आज़ादी दी गई है। यानी कि हम अपनी आस्था जिस धर्म में रखते हैं, जिस प्रकार से रखते हैं, उसी प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें दूसरा बताया गया कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की, यानी कि कोई खास तरह की संस्थाएं, धर्म के नाम पर जो संस्थाएं होती है, जैसे जो आपके चर्च होते हैं, जैसे आपके जो मुसलमानों के शिक्षा देने के लिए उन्होंने बनाए होते हैं, तो उनके अंदर विशेष धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक मामलों का प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, प्रार्थना कर सकता है, पूजा पद्धतियाँ अपना सकता है। तो ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और दो अधिकार हमने पढ़े हैं। आगे के कुछ और अधिकार हैं जो अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इन दो अधिकारों के बारे में आपको डिटेल में जानना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।